चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यहां पर 15 जुलाई के सभी करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक सेशन को देखिए, सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिए, लॉर्ड्स में टेस्ट ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज करवाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा ये यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में देखने को मिलता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। यहां पर टेस्ट ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज करवाने वाली पहली महिला है इंडिया की क्रांति गौड़। आंसर हो जाएगा आंसर डी। इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में एक टेस्ट मैच यहां पर खेला गया था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर, जो कि लंदन में स्थित है इंग्लैंड में। यहां पर टेस्ट मैच की एक पारी में 5 विकेट लिए हैं। किसने? भारत की क्रांति गौड़ ने। फास्ट बॉलर है इंडिया की और इन्होंने 5 विकेट हॉल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ओके, इसके बाद लॉर्ड्स बॉलिंग ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज करवाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है वर्ल्ड की क्रांति गौड़। तो एक उपलब्धि है। अब यहां पर भारत की यास्तिका भाटिया, इन्होंने सेंचुरी बनाई है इस टेस्ट में और इनका जो नाम है वो लॉर्ड्स बैटिंग ऑनर बोर्ड पर दर्ज किया गया है। और लॉर्ड्स बैटिंग ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज करवाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है कौन? तो यह भी है यास्तिका भाटिया इंडिया से। लेकिन पहले जो रिकॉर्ड बना था वो बना था क्रांति गौड़ का। 5 विकेट इन्होंने लिए थे। फास्ट बॉलर है इंडिया की, तो इनका नाम 5 विकेट हॉल में शामिल हुआ है और इनका नाम लिखा गया है किसके ऊपर? तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जो वहां का लॉर्ड्स बॉलिंग ऑनर बोर्ड है, इस पर नाम देखने को मिल रहा है क्रांति गौड़ का। ठीक है, इसके बाद 5 विकेट एक और प्लेयर ने लिए, लेकिन ये इंग्लैंड की है। ये है सोफी इलेस्टॉर्न। इन्होंने भी 5 विकेट लिए, लेकिन ये क्रांति गौड़ के बाद इन्होंने विकेट लिए और इनका नाम भी दर्ज किया गया। लेकिन पहली बार जिस महिला का नाम दर्ज किया गया वो इंडिया की क्रांति गौड़ है। ठीक है, क्रांति गौड़ की बात करते हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेटर है। किस राज्य से आती है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश राज्य से आती है, एमपी से बिलोंग करती है। अब लॉर्ड्स विमेन जो टेस्ट मैच अभी हुआ है उसकी बात करें तो देखिए, इंडिया विमेन टूर ऑफ इंग्लैंड 2026 अभी आयोजित किया गया। भारतीय टीम इंग्लैंड गई है मैच खेलने के लिए। यहां पर T20 सीरीज है इंटरनेशनल मैच की। एक ही यहां पर टेस्ट होना था दोनों टीमों के मध्य में, जो हो चुका है, और इसके बाद वनडे सीरीज का आयोजन किया जाएगा। टेस्ट एक ही है और इस टेस्ट में रिकॉर्ड बनाया है क्रांति गौड़ ने, और इनके अलावा यास्तिका भाटिया, ये भी इंडियन है। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। याद रखिएगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जुलाई 2026 में पहला विमेन्स टेस्ट मैच आयोजित किया गया है। लॉर्ड्स के ग्राउंड पर पहली बार ही विमेन टेस्ट मैच का आयोजन किया गया है, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में खेला गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं इस ग्राउंड से भी मानी जाती है शुरुआती दौर में, और दुनिया का सबसे फेमस क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहां पर ऑनर बोर्ड पर जो नाम लिखे जाते हैं वो बहुत ही क्रिकेट जगत में सम्मानित दृष्टि से देखे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आएंगे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? या फिर यूं कहा जाए कि पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत का टॉप का स्टेट कौन सा है? तो यह है सिक्किम राज्य। पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो यह है सिक्किम राज्य में। अभी एक डेटा आया था, पर कैपिटा इनकम के डेटा आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, और इसमें बताया गया कि सिक्किम के प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें, है ना, पर कैपिटा इनकम की बात करें सिक्किम में, तो 7,07,179 रुपए हर व्यक्ति की ऑन एवरेज आय है सिक्किम राज्य में। तो पर कैपिटा इनकम के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का टॉप का स्टेट कौन? तो ये हो जाएगा सिक्किम।
अगर देखिए कि सबसे नीचे पायदान पर कौन है, तो ये है बिहार पर कैपिटा इनकम के मामले में। अब सिक्किम टॉप पर क्यों है? देखिए सिक्किम की जो पॉपुलेशन है ना वो काफी कम है, तो एक तो इसका एडवांटेज इसको मिलता है। टूरिज्म काफी प्रचलित है सिक्किम का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काफी अच्छे सिक्किम में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस कारण सिक्किम की पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे टॉप पर है। अब आप बोलोगे सर पर कैपिटा इनकम क्या, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो पहले तो हम प्रति व्यक्ति आय को समझें। देखिए क्या होता है, किसी भी राज्य की टोटल इनकम, ओके, टोटल इनकम, इसमें से जब आप उस राज्य की पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हो ना, तो आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति ऑन एवरेज कितने रुपए कमा रहा है। अब यहां पर देखिए जो आय का ऊंच नीच होती है ना, कि मतलब एक वर्ग बहुत अमीर है, एक वर्ग बहुत गरीब है, इस आधार पर नहीं देखा जाता है। यहां पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, ऑन एवरेज एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है ये देखा जाता है। तो ऊंच नीच वाला जो फैक्टर होता है वो साइड हो जाता है, और ये निकल के आता है कि पॉपुलेशन में जब आप टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो हर एक व्यक्ति की ऑन एवरेज इनकम कितनी है राज्य में, ये देखा जाता है पर कैपिटा इनकम में। अब बिहार सबसे नीचे है पर कैपिटा इनकम के मामले में, उसका एक कारण है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, है ना, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए अगर बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो 68,624 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। देश में सबसे पीछे है बिहार राज्य, ठीक है। अब धीरे धीरे बिहार को भी डेवलप किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक बिहार में हमने देखा है काफी सारी प्रॉब्लम से, काफी सारी समस्याएं रही है, तो इसकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है बिहार की, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम नॉर्मली हमको समझ में आ गया क्या होती है। टॉप 3 स्टेट की बात करें तो पहले पर तो सिक्किम है पर कैपिटा इनकम में, सेकेंड पर आता है गोवा राज्य, थर्ड पर आता है दिल्ली, है ना, जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। तो यह है पर कैपिटा इनकम के मामले में टॉप 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरी। रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? रॉयल सोसाइटी कहां है? लंदन। इसकी फेलोशिप प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला साइंटिस्ट बनी है सौम्या स्वामीनाथन। अच्छा, सौम्या स्वामीनाथन की बात करें ना तो हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ये सौम्या स्वामीनाथन के पिता हैं। तो सौम्या स्वामीनाथन रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है, सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है ना। मई 2026 में इनका चयन हुआ था, अब जाके इनको ये फेलोशिप प्रदान की गई है। ये एक ऑनर है एक हिसाब से। तो रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप बनने वाली फेलो बनने वाली दूसरी भारतीय महिला साइंटिस्ट है या दूसरी भारतीय महिला है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इनके पहले प्रोफेसर गगनदीप कांग 2019 में रॉयल सोसाइटी की फेलो बनने वाली ये पहली महिला थी, और दूसरी बनी है सौम्या स्वामीनाथन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया MS स्वामीनाथन इनके पिता हैं। तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है ना, उस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सौम्या स्वामीनाथन है वर्तमान में। भारत की प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ, है ना, एक साइंटिस्ट है। TB HIV पब्लिक हेल्थ पर इन्होंने जो भी रिसर्च की है पूरे वर्ल्ड में इसे मान्यता दी जाती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट के रूप में भी काम कर चुकी है 2019 से 2022 तक। तो अब सौम्या स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी की फेलो घोषित किया गया है। रॉयल सोसाइटी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे फेमस साइंटिफिक एकेडमी है। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले साइंटिस्टों को यह फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुनती है। जो भी वर्ल्ड में साइंस के क्षेत्र में अपना बोल सकते हैं कि उत्कृष्ट योगदान देता है तो उसे फेलो के रूप में चुना जाता है। तो सौम्या स्वामीनाथन दूसरी महिला है जिसे रॉयल सोसाइटी के द्वारा फेलो के रूप में चुना गया है। रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1960 में की गई। यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी, आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साइंस का कंप्लीट कोर्स यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो कोर्स है ना, एक क्रैश कोर्स है आप सभी के लिए साइंस का।
आपकी पूरी साइंस यहां पर कवर हो जाएगी ग्रुप डी के लिए। इसके अलावा 1000 साइंस के एमसीक्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और टेस्ट भी आप यहां पर साइंस के लगा पाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट पैकेज है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में, काफी नॉमिनल प्राइस में अभी के लिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप ग्रुप डी के लिए इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, आप इस पर कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आइए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला एक ऑनर है। आईसीसी क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ये। तो इसके द्वारा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है क्रिकेटरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए क्रिकेट के क्षेत्र में। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं, ये हैं सौरभ गांगुली। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, वैसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 क्रिकेटर को इस बार शामिल किया गया। एक तो सौरभ गांगुली हो गए, इनके अलावा भारत की ही एक विमेन क्रिकेटर हैं अंजुम चोपड़ा, इनको भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और एक इंग्लैंड के हैं केविन पीटरसन। तो ये तीसरे हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान में माना जाता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो ये 3 खिलाड़ियों को दिया गया, इनमें से इंडिया के 2 हैं, सौरभ गांगुली और अंजुम चोपड़ा, ठीक है ना। और इसके साथ ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय हैं कौन? सौरभ गांगुली, और 10वें इंडियन मेंस क्रिकेटर हैं। 12वें इंडियन है लेकिन 10वें इंडियन मेंस क्रिकेटर हैं। 2 फीमेल शामिल है, अभी अंजुम चोपड़ा ये फीमेल क्रिकेटर हैं, और इनके पहले एक डायना इडुल्जी, उनको शामिल किया गया था। तो वो पहली महिला थी जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, और अब दूसरी हो गई कौन? अंजुम चोपड़ा। तो इन सबको मिला ले तो 12वें इंडियन क्रिकेटर सौरभ गांगुली, लेकिन मेंस क्रिकेटर की बात करें तो 10वें इंडियन मेंस क्रिकेटर हैं सौरभ गांगुली, जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं, गॉड ऑफ साइड के नाम से पुकारा जाता है। भारत के फॉर्मर क्रिकेटर, कैप्टन रहे हैं। अगर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देखें तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। 2019 से लेकर 2022 तक सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम समझ में आ गया। आईसीसी ने इसकी शुरुआत की थी 2009 में, जब आईसीसी के गठन के 100 साल पूरे हुए थे। तो फिर खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उनका जो ऑल ओवर बोल सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट है क्रिकेट के क्षेत्र में, उसके लिए उन्हें एक ऑनर दिया जाता है, यही होता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आपको पता है ये कभी भी करियर में नहीं दिया जाता, बल्कि रिटायरमेंट के कम से कम 5 साल बाद दिया जाता है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो रनिंग क्रिकेटर है ना उनको कभी नहीं मिलेगा। सभी फॉर्मेट से रिटायर हो जाए और कम से कम 5 साल हो चुके हों रिटायरमेंट के बाद, तब जाके आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसी क्रिकेटर को शामिल किया जाता है। तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर का प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव अनिवारा अस्थानम किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और अभी फिर से यह आयोजित हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तिरुमाला श्री वेंकटेश मंदिर ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में इस मंदिर में एक प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, अनिवारा अस्थानम। ये एक वार्षिक उत्सव है जो कि पर्टिकुलर इसी मंदिर में आयोजित किया जाता है, तिरुमाला श्री वेंकटेश मंदिर या वेंकटेश्वर मंदिर। तो कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में, और यहां पर एनुअल फंक्शन के रूप में, एक एनुअल फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया जाता है। कब? कर्कटक संक्रांति। क्या होता है? दक्षिणायन की शुरुआत होती है, सूर्य के दक्षिणायन में प्रवेश की शुरुआत मानी जाती है। तो कर्कटक संक्रांति के अवसर पर इसे जुलाई मंथ में आयोजित किया जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, इनका एक विशेष दरबार लगता है और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत मानी जाती है ना। तो अनिवारा अस्थानम नाम का ये एक वार्षिक उत्सव है।
फाइनेंशियल ईयर बजट की शुरुआत है, तो बजट के लिए इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, इन सभी को काउंट किया जाता है, नए अकाउंट्स की शुरुआत मानी जाती है। जब ये शुरू हुआ था ना अनिवार्य अस्थानम वार्षिक उत्सव, तो इसका बेसिक थीम यही थी, एक फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के रूप में माना जाता था और इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स इनको नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता था। आगे चलकर थोड़ी प्रोसेस बदल गई, लेकिन ये धार्मिक परंपरा आज भी फॉलो की जाती है। तो आपको याद रखना चाहिए अनिवार्य अस्थानम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर टेम्पल में इसे आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश कैजुअल इसके फैक्ट देखें तो अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, ठीक है ना, कोस्टल स्टेट है हमारा। एन चंद्रबाबू नायडू पीएम के पद पर हैं। अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर इसके गवर्नर हैं। यहां पर अगर हम विधानसभा की सीटें देखें आंध्र प्रदेश में 175, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। आंध्र प्रदेश राज्य टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में शुरू की गई ट्राइलेटरल पार्टनरशिप में भारत के साथ अन्य 2 देश कौन से हैं? तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने 2 और देशों के साथ ट्राइलेटरल पार्टनरशिप की है, एक समझौता किया है ना। ये जो ट्राइलेटरल रिलेशनशिप शुरू हुई है, पार्टनरशिप शुरू हुई है, ये इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के मध्य है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन तीनों के मध्य में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ओके, इसे नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, शॉर्ट में एसीटी के नाम से इसे पुकारा जाता है, ACITI, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो एक त्रिपक्षीय समझौता है, तीनों देश मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और उसके सुरक्षित सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए काम करेंगे तीनों देशों के मध्य में। वैसे इसका जो अनाउंसमेंट है ना, लास्ट ईयर जो G20 समिट का आयोजन किया गया था 2025 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, तो यहां पर ये लास्ट ईयर अनाउंस किया जा चुका है, पर अब फाइनली समझौता हुआ है ट्राइलेटरल इस पार्टनरशिप के लिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसमें शामिल है। तो उद्देश्य आपको समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देना, AI को बढ़ावा देना, एक सिक्योर सप्लाई चेन को मजबूत करना इनोवेशन के लिए, और इन्हीं सभी मुद्दों पर ये तीनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक सप्लाई चेन डेवलप की जा रही है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, ऐसे मिनरल्स जिनका उपयोग नॉर्मली बहुत ही रेयर मिलते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब ही ये होता है रेयर अर्थ एलिमेंट, इन चीजों को क्रिटिकल मिनरल्स में गिना जाता है। बैटरी में, एयरक्राफ्ट है ना, स्पेसक्राफ्ट, इनमें नॉर्मली ये मिनरल्स या मेटल्स यूज किए जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में यूज किए जाते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ये काफी सारे हैं ऐसे जो कि क्रिटिकल मिनरल्स में काउंट किए जाते हैं। तबमर ग्रुप ने मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। तबमर ग्रुप किस देश की कंपनी है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सेमीकंडक्टर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाली है सबमर ग्रुप, और ये जो कंपनी है यूरोपीय देश स्पेन की एक कंपनी है। ये करने क्या वाली है? तो सेमीकंडक्टर सेक्टर मध्य प्रदेश को एशिया में अपनी कूलिंग टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करेगी कंपनी। ओके, परियोजना के तहत सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, डेटा सेंटर फैसिलिटी स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश में, जिससे 5000 डायरेक्ट जॉब MP में जनरेट होगी। अभी क्या हुआ था कि MP टेक ग्रो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था भोपाल में, और यहीं पर स्पेन की सबमर ग्रुप ने अनाउंसमेंट की है कि मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह कंपनी निवेश करने वाली है। तो किस देश की कंपनी है? स्पेन की कंपनी है। परियोजना के लिए भोपाल के एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र, अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल में पड़ता है, यहां पर 15 एकड़ की भूमि भी आवंटित की गई है कंपनी को। तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर
स्मार्टफोन, टेलीफोन, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर को बूस्ट करना। और डेटा सेंटर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर होते हैं जहां पर उनके डेटा को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो इन सभी को स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। और इसी के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाली है स्पेन की सबमर ग्रुप। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। स्पेन की कंपनी है, 2015 में स्थापित हुई थी। बार्सिलोना स्पेन में इस कंपनी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। उत्तराखंड में राज्य की पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी कहां शुरू की गई? तो उत्तराखंड राज्य की पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी, इसे डेवलप किया गया है पर्टिकुलर हल्द्वानी क्षेत्र में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा हल्द्वानी, आंसर सी। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उत्तराखंड की पहली, है ना कि देश की, उत्तराखंड की पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी है ये। इसमें क्या होगा, उत्तराखंड के ऐसे प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है उन सभी को यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, सबकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मतलब एक प्रकार से आप देखिए म्यूजियम की तरह ये काम करेगा। लेकिन किसके लिए? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रोडक्ट है, जीआई टैग जो प्रोडक्ट है उनके लिए। तो राज्य के 30 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट की यहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, हैंडीक्राफ्ट भी है, जो कि उत्तराखंड के फेमस है। वहां की जो ट्रेडिशनल कल्चरल आइटम है दूसरे, उन सभी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रोडक्ट को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना, लोगों को इन प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस बताना। तो जीआई प्रोडक्ट को बढ़ावा देना राज्य में। फार्मर्स, जो आर्टिस्ट है, क्राफ्टमैन है, उनको और बेहतर मार्केट मिल सके, ताकि जो उत्तराखंड में टूरिस्ट आते हैं वो इन प्रोडक्ट को देखें और उनको खरीदे। तो राज्य की जो पारंपरिक विरासत है उसको बढ़ाने में भी मदद मिलेगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट गैलरी के माध्यम से। तो कहां पर है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में यह स्थित है, उत्तराखंड की पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। वैसे लगातार काफी सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए जा रहे हैं, तो हमने सबको डिस्कस नहीं किया है अभी। जब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लगभग रोज जीआई टैग दे रही है, तो जब एक साथ खत्म हो जाएंगे तो हम एक साथ जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां पर 2 प्रोडक्ट आप याद रखिएगा। एक जोधपुरी मोजड़ी, इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। जोधपुर की मोजड़ी है ना, पैर में पहनने के लिए जूते की तरह होती है। तो जोधपुरी मोजड़ी को जीआई टैग दिया गया। और इसके अलावा ऊंझा, गुजरात का एक प्लेस है ऊंझा, जीरे के लिए जाना जाता है ना। इवन इंडिया की सबसे बड़ी जीरे की मंडी भी ऊंझा गुजरात में। तो ऊंझा का जीरा और ऊंझा फिनल जो कि सोफ है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो 2 प्रोडक्ट गुजरात के हैं जिसे जीआई टैग दिया गया। एक प्रोडक्ट राजस्थान का है जोधपुरी मोजड़ी, जिसे जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में भारत टेक्स 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? तो भारत टेक्स 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजित किया जा रहा है। वैसे 14 से लेकर 17 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है ना। इनॉग्रेशन यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है हमारा गिरिराज सिंह। इन्होंने इस पर्टिकुलर, बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस बोल ले, है ना, या फिर एक महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो भारत टेक्स 2026 प्रदर्शनी लगाई जाती है ना। उद्देश्य क्या है? भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा देना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करना। तो ऑल ओवर जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए भारत टेक्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो ये ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है, एक प्रकार की प्रदर्शनी है, एक प्रकार के महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत टेक्स भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल और अपैरल इवेंट है, मतलब एक प्रकार का इवेंट या महोत्सव है। आयोजन कौन करवाता है? भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन,
टेक्सटाइल के लिए काम करने वाला, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काम करने वाला, ये इंडिया का एक फेडरेशन है, एक संस्थान है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये दो संस्थाएं मिलकर इस भारत टेक्स का आयोजन करवा रही, एक्सपो का या इवेंट का। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार अमूर्त निवेश में सबसे तेज वृद्धि दर करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन बनी है या कौन सी रही है? वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026, इसमें इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में मतलब अमूर्त निवेश में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख जो इकोनॉमी वाला देश बना है वो है इंडिया। आंसर डी। सर ये समझ नहीं आया, अमूर्त निवेश क्या होता है, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए क्या होता है, उस चीज में निवेश करना जो दिखाई नहीं देती, मतलब यहां पर जमीन, प्रॉपर्टी, इनकी बात नहीं हो रही, उन चीजों में निवेश करना जो कि दिखाई न दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, इनोवेशन, है ना, तो ये होते हैं क्या, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, ये रिपोर्ट है। जैसे कि स्कूल के साथ मिलकर इस संस्था ने, लुइस बिजनेस स्कूल है, इसके साथ मिलकर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 को जारी किया है। और इस बार इस रिपोर्ट का यह तीसरा एडिशन है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया की जो 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश बना है। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाएगा ना, दर देखी जाएगी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की। तो टॉप की जो 15 इकोनॉमी वाले देश है ना, जिसमें इंडिया भी एक है, तो उन 15 देशों में इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ जिस देश ने दर्ज की है वो है इंडिया। 2023 में भारत का इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट बढ़कर 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। इसमें 7.9% की एनुअल ग्रोथ दर्ज की गई है। इसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 8% का जंप हुआ था। तो ये इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में सबसे तेज जो वृद्धि दर्ज की गई है वो इंडिया में दर्ज की गई है। आई होप इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या होती है। ग्लोबल हाईलाइट ये है कि इंडिया तो टॉप पर है ग्रोथ के मामले में, लेकिन यूएसए, जापान और जर्मनी ने सबसे अधिक टोटल इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए इंडिया की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा अमाउंट, अगर पैसे में देखें, डॉलर में देखें, है ना, एक अमाउंट में देखें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया। नहीं, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है यूएसए ने, सेकेंड पर जापान आता है और थर्ड पर जर्मनी आता है, लेकिन वृद्धि दर सबसे ज्यादा इंडिया में दर्ज की गई है। इजी। तो 15 जुलाई के यहां पर सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी। एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, है ना, की सिक्योरिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 1967 में स्थापना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हेडक्वार्टर है इस संस्था का। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा रहा? तो यह रहा डेनमार्क का कोपेनहेगन। विंबलडन 2026 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2013 में कौन सा नागरिक सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो यह है पद्म भूषण। मियावाकी मेथड का उपयोग करके 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाया गया? तो यह बनाया गया है कहां पर? गुजरात राज्य में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। हाल ही में भारत में पहली बार किस वायसराय की पहचान सीटासाइन पक्षी में की गई है? किस वायरस की पहचान सीटासाइन पक्षी में की गई है? वायसराय बोल रहा हूं मैं। कौन है ये? तो ये है पैरेट बोना वायरस 4।
नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मन्नतु पद्मनाभन। पहले ICAI ग्लोबल ऑर्बिट मिशन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया कहां पर? नई दिल्ली में। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है कर्तव्य भवन परिसर। मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के पुनः के लिए भारत का पहला भारतीय मानक तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह बनी है भारतीय मानक ब्यूरो। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता? इंडिया ने। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय राजा का निधन हो गया था, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सिनेमा के क्षेत्र से। विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंबुबाची मेला हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? सिंपल क्वेश्चन है तीनों, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।